चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। दो मेथड्स देखेंगे। पहला जो था क्वेश्चन क्या कितना दिया था? 3% दिया था कि 5% दिया था? बताओ। 6 आंसर है ना, मतलब 3% दिया होगा। इफ लेंथ ऑफ क्वेश्चन था, इफ लेंथ ऑफ अ वायर, इफ लेंथ ऑफ अ वायर is stretched to stretched to 3%, stretched by, right, stretched by 3%, ठीक है। then find out percentage change in its resistance। ये आपका क्वेश्चन था, राइट। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों को लेंथ निकाल लेना है और लेंथ के बाद इसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या कहानी हो रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि भाई लेंथ जो है वो 3% से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यानी कि लेंथ इज इक्वल्स टू, पहले मान लेते हैं L1 जो था वो हम लोग मान के चलते हैं L, जो नया लेंथ L2 आया, ठीक है, वो क्या हुआ कि 3% से इंक्रीज हुआ बाई, ठीक है, बाई यानी कि L तो रहेगा ही, प्लस इसमें ऐड करेंगे L का हाउ मच, L का 3%, 3% यानी कि 3/100, ठीक है, 3/100। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा, देखो तो 100L यानी कि 103L आएगा आपका, 103L/100 यानी कि 1.03L, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3% से इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि 1 पॉइंट लेंथ जो हो गया वो हो गया 1.03L। अब आप लोगों को बताया था एरिया निकालना कि जब लेंथ 1.03L हो जाएगा तो आप लोग A2 बताओगे कि A2 क्या होगा, आप ही लोग बताओ। A1 जो था वो A हो जाएगा, तो A2 क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग में एरिया कैसे निकालते थे, कितना होगा एरिया बताओ। गुड। A/1.03, area will be A/1.03, ओके। नाउ गुड, चलिए सब कोई सीख गए, मतलब A/1.03। अब देखो जब R की बात करेंगे, R2, तो R2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो L2 बाई A2, राइट, रो L2 बाई A2। तो रो L2 बाई A2 लिखोगे तो ये तो आपका रो का रो ही रहेगा। L2 आ गया 1.03L, ठीक है, 1.03L, और अपॉन एरिया आ गया A अपॉन 1.03, राइट। तो अब आप इसको लिखोगे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1.03 का होल स्क्वायर, 1.03 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा रो L/A। अब ये रो L/A क्या था भाई, यहाँ पे आप जब लिखोगे R तो R ही तो होता था ना आपका रो L/A, ठीक है, रो L/A, राइट। तो यहाँ पे आ गया आपका 1.03 का 1.03 का स्क्वायर। अब जब आप 1.03 का स्क्वायर करोगे तो 1.03 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 1.069 आएगा, ठीक है, करके देखना। 1.03 का स्क्वायर जब आप करोगे तो अप्रॉक्स 1.0609, 1.0609 आएगा। सबको ही करके देखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1.0609। क्या सबका ये आया था? इतना आंसर R2 का आया होगा, ठीक है। अब देखो ये आपका
आर है, ठीक है। अब देखो यहाँ परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, ठीक है, परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज पूछ सकता है, परसेंटेज चेंज बोलो या परसेंटेज इंक्रीज बोलो, राइट। तो परसेंटेज चेंज जब हम लोग डेल आर की बात करेंगे तो डेल आर होता है आपका आर टू माइनस आर वन, ठीक है। तो आर टू माइनस आर वन, तो आर वन तो आर ही था, तो आर टू माइनस आर वन यानी कि 1.0609 1.0609, ठीक है, आर माइनस आर, इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.0609 आर, ठीक है। अब जब परसेंटेज निकालने बोला, देखो परसेंटेज चेंज पूछ रहा ना, तो परसेंटेज चेंज आपको मालूम कि टोटल मार्क्स जितना आया, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज आप लोग कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स जितना आया अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, राइट। तो कितना आया 0.0609, 0.0609 आर अपॉन आर, क्योंकि ओरिजिनल आर था, इनटू 100, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। अब यहां से आपका आर आर बोथ विल बी कैंसल आउट, ये आर और ये आर कैंसल आउट, और जब आप इसको 100 से फाइनली मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आएगा 6.09%, ठीक है, 6.09%, ये आ गया आपका आंसर। 69 नहीं, 69 कैसे आएगा आपका, 100 से मल्टीप्लाई करो ना 6.09, तो परसेंटेज चेंज हो गया आपका 6.09, ठीक है। चलो अभी इसको हम लोग शॉर्टकट से बनाते हैं कि कैसे, देखते हैं हम लोग 2 मिनट में इसका 2 लाइन में आंसर आएगा। देखो यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और इसको सबको इसी को नोटिस करना जरूरी है। R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, राइट, रो एल बाई ए। जब भी हम लोग स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग की बात करें तो आप लोग बताएंगे स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग में क्या कांस्टेंट रहता था, स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग में कांस्टेंट क्या होता था, वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे मैं वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, लेंथ चाहिए ना, तो लेंथ, क्योंकि यहाँ पे लेंथ स्ट्रेच हो रहा है, अगर एरिया स्ट्रेच होता, अगर एरिया चेंज होता तो हम लोग एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, लेंथ का चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ से खुद से मल्टीप्लाई कर दिया और लेंथ से खुद से डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखो लेंथ से ऊपर मल्टीप्लाई किया, लेंथ से नीचे मल्टीप्लाई किया, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया आपका। अब देखो ये a इंटू लेंथ, आप लोग बताओगे एरिया इंटू लेंथ क्या मिल जाएगा हम लोग को, एरिया इंटू लेंथ क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम, एग्जैक्टली। अब देखो तो जरा सा ये फॉर्मूला से देखो तो बाबू कि क्या r प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आ गया ना, बोलोगे कैसे सर आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर कैसे आया, तो देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग में वॉल्यूम कांस्टेंट है, अभी आपने बोला कि सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये नीचे वाला वॉल्यूम कांस्टेंट। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है तो चेंज नहीं होता, तो डायरेक्ट आर किसके प्रोपोर्शनल आया, एल स्क्वायर के, राइट, एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एल स्क्वायर, के टाइम्स ऑफ के क्या होता था, के इज कांस्टेंट, के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब फॉर्मूला याद करो, आपको याद होना चाहिए कि जब भी ऐसा फॉर्मूला होता था तो एरर से हम लोग लिखते थे डेल आर बाई आर इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ डेल एल बाई एल, क्या होता था या नहीं होता था, याद करो, एरर में ऑलरेडी बता रखा है, एक इक्वेशन बताया था। चलो इक्वेशन में यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ होता था a का पावर x, तो हम लोग लिखते थे डेल y बाई वाई, डेल y बाई वाई इज इक्वल्स टू
x टाइम्स ऑफ डेल a बाई a। याद करो मेथड ऑफ एरर 11th का सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ 2 डेल एल बाई एल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करने पे डेल आर बाई आर इंटू 100, देखो परसेंटेज चेंज इन, इसी को तो हम लोग बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन आर। और इधर लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ डेल एल बाई एल इंटू 100, 2 टाइम्स ऑफ डेल एल बाई एल इंटू 100, राइट। तो ये तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ दिया हुआ है ना, ये तो परसेंटेज, ये देखो ये टोटल जो आएगा दिस वन, ये पूरा ये परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो जाएगा। अब आप लोग बता सकते हो परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बाबू? परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना दिया हुआ है? थ्री परसेंट। तो 3% तो यहाँ पे आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, दैट इज 6% इज द आंसर। ठीक है, 6% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया? अब देखो अप्रोक्सीमेटली, अब बोलोगे सर 0.09% कहाँ गया? तो ये मेथड ऑफ एरर है, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा ना थोड़ा एरर रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो मेथड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 5% के लिए वैलिड है। लेंथ आपका जब तक चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया 5% तक रहे, तब तक ये मेथड आप आसानी से लगा सकते हो। लेकिन जैसे ही 5% से ऊपर जाने लगता है तो एरर बहुत ज्यादा आने लगता है, और एरर बहुत ज्यादा आने लगता है तब हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तब कोई माइंड में फिट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे ये जो मैं दे रहा हूँ, ये लेंथ 3% है ना, तो ये अगर 5% तक है, 3% की जगह 5% तक होगा, तब तक टॉलरेबल है, तब तक आंसर लगभग में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये लेंथ 7%, 8%, 15% ये होगा, तो फिर मेथड ऑफ एरर फेल कर जाता है, दोनों में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आने लगता है। ठीक है, इन दैट केस मेथड ऑफ एरर चेंज हो जाता है। अब आप बोलोगे सर कैसे हो रहा है? तो याद करो मेथड ऑफ एरर प्रूफ करने के टाइम मैंने 2 टर्म्स नेग्लेक्ट किया था, बाइनोमियल थ्योरम। किसी को याद आ रहा है कि हमने बाइनोमियल अप्लाई किया था, वहां लिखा था अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। तो हम लोग हायर टर्म्स नेग्लेक्ट कर देते थे, जिसकी वजह से ये आपका इश्यू आता है। क्या सबको ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए दोनों मेथड में अंतर है। तो सबको दिमाग में रखना है कि दिस मेथड, जो फर्स्ट मेथड बताया, ये कहीं फेल नहीं करेगा, दिस मेथड इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। लेकिन जो सेकंड मेथड है ये वाला, तो ये मेथड तभी तक वैलिड है जब तक परसेंटेज चेंज आपका 5% तक हो। 5% के बाद ऊपर जाएंगे तो आपका क्या एरर आने लगेगा, क्योंकि हम लोग मेथड ऑफ एरर फॉलो कर रहे हैं और वो हमारा अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन इसके बेसिस पे हम लोग करते हैं, और सबका आंसर आना चाहिए इसमें, और इसके बाद हम लोग ये खत्म करेंगे, ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलो। और इस बार सबको ये क्वेश्चन मेथड ऑफ एरर से बनाना है, इस बार सबको ये क्वेश्चन मेथड ऑफ एरर से बनाना है। क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ if a conductor is stretched such that its area decreases by 2.5%, then
फाइंड आउट, की तरफ से आवाज आ रहा है, साइलेंट कीजिए। देन फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस। बताइए। कितना आना चाहिए आंसर? कुंदन 5%। नेगेटिव में परसेंटेज चेंज की बात करा तो आप नेगेटिव ले सकते हो, बट आंसर आप एक क्वांटिटी बताओ, नेगेटिव ले सकते हो। नेगेटिव का मतलब वो डिक्रीज होगा। 5 ठीक है, 5 इज करेक्ट आंसर। चेंज जो होगा वो 5% का होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, R इक्वल्स टू रू एल बाई ए। देखो स्ट्रेचिंग हो कंप्रेसिंग हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा क्या रहेगा, हमेशा वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। तो वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। पिछले बार हमने क्या किया था, लेंथ से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इस बार हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलोगे क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखो एरिया चेंज हो रहा है, राइट। तो क्वेश्चन में जो चेंज हो रहा होगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस बार एरिया चेंज हो रहा था, तो मैंने एरिया से ऊपर मल्टीप्लाई किया, एरिया से नीचे मल्टीप्लाई किया। तो एरिया से ऊपर मल्टीप्लाई, एरिया से नीचे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कि ऊपर आ जाएगा रो टाइम्स ऑफ वी, रो टाइम्स ऑफ वी, वी इज द वॉल्यूम, और नीचे क्या, नीचे एरिया का स्क्वायर, राइट, नीचे एरिया का स्क्वायर। अब रो इज कांस्टेंट, वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज आल्सो कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा यहां से देखो जरा सा, आप लिख सकते हो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल से कोई दिक्कत नहीं है, बस माइनस में आएगा, तो माइनस का मतलब यहाँ तो ऑलरेडी डिक्रीज लिखा हुआ है ना, तो डिक्रीज का मतलब तो घटेगा ही, ठीक है। तो घटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो, अब एरिया घटाने पे आपको खुद समझ में आना चाहिए ना कि एरिया घट रहा है, तो एरिया घटेगा तो दैट मीन्स रेसिस्टेंस बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे भी फिर से आप फॉर्मूला लिखोगे तो लिखोगे डेल आर बाई आर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डेल आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल ए बाई ए। प्लस माइनस मैंने हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का मैटर नहीं है, हमें मेन फाइनल जो है वो परसेंटेज चाहिए। तो 2 डेल ए बाई ए इंटू 100। अब डेल ए बाई ए इंटू 100 तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कितना, 2.5, ठीक है। तो 2 इंटू 2.5 दैट इज 5% इज द आंसर। बट मैं फिर बोल रहा हूँ 5% एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने मेथड ऑफ एरर यूज किया है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ एरर है। ये मेथड आपका तुरंत आंसर लाने के लिए है, और ये जो आंसर है वो आपका सिर्फ 5% तक के लिए ही वैलिड है। क्या सबको क्लियर हुआ? क्या सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का ये रेसिस्टेंस वाला जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, ठीक है। बाकी हम लोगों को
अभी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस देखना है, ठीक है, कि टेम्परेचर पे कैसे आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम लोग उस पे आएंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। चलो सबसे पहले जो बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस की, ये हम लोग बात करेंगे मेटल्स का। पहला बात करेंगे फॉर मेटल्स। जब मेटल्स की बात करेंगे, मेटल्स बोलो या कंडक्टर्स बोलो, ठीक है, मेटल्स एंड कंडक्टर्स, ये दोनों एक ही तरह बिहेव करेगा। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा था। कोई बताएंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल्स का या और कंडक्टर्स का रेसिस्टेंस क्या होता था, बढ़ता था या घटता था? टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस मेटल्स का बढ़ता था या घटता था? समझा पाएंगे कोई कि क्यों बढ़ता था? समझा पाएंगे कोई क्यों बढ़ता था? रेसिस्टेंस ऑफ metals and conductors increases on increasing temperature, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। पहले ये बताओ सब, वाइस वर्सा का मतलब समझते हैं? वाइस वर्सा का क्या मीनिंग होता है? रेसिस्टेंस ऑफ मेटल्स एंड कंडक्टर्स इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। पहले ये बताओ सब कि वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है? ठीक है, उल्टा, रिवर्स, ऑपोजिट, ठीक है, गुड। यानी कि बढ़ाने पे बढ़ रहा है तो घटाने पे घटेगा, ठीक है। इसका मतलब बता देता हूं कि अगर अगर आप रेसिस्टेंस देखो, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, आप एरो का मतलब इंक्रीजिंग, तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। और टेम्परेचर अगर आप घटाओगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब ये चीज हुआ, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने पे रेसिस्टेंस घटेगा, ठीक है। ये होता है आपका वाइस वर्सा का मीनिंग। अब हम लोग आते हैं एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहला बात हम लोग का एक्सप्लेनेशन, कि क्यों भाई बढ़ रहा है और क्यों बढ़ने पे आपका क्या चीज होगा। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अभी मान लो कि आप पानी को तो उबलते हुए देखे हो ना, तो पानी उबलते हुए देखे हो तो जैसे ही वो बॉईल होता है, तो बॉईल होने के बाद क्या उसमें आपको दिखता है कि उसके पार्टिकल्स का एनर्जी बढ़ रहा होता है, तभी उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं। क्या ये चीज नोटिस किया है? हीट करने पे वाटर के साथ जो होता है, वो उसका बबल्स, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसका एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ठीक है। या फिर सोचो, आप खुद सोचो कि आपको अगर उठा करके तवा पर बैठा दूं मैं, तो आप तवा पर जैसे ही बैठोगे तो आप क्या करोगे? उछलोगे या नहीं उछलोगे? उछलने लगोगे ना उसके हीट से।
आपको अगर उठा करके तवा में बैठा दे कोई, तो उसका क्या होगा, आप क्या करोगे, उछलोगे या नहीं उछलोगे? अभी बात करेंगे उस चीज की, शेयर रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो रहा है, वो चीज भी बात करेंगे। आप लोगों ने गोलमाल मूवी देखा होगा, तो उसमें भी देखा होगा कि तुषार कपूर को उठा करके वो लोग बैठा देते हैं तवा के ऊपर, तो तवा के ऊपर जैसे ही बैठाते हैं तो तुषार कपूर उछलने लगता है। ठीक है, देखे हैं ना गोलमाल में? नहीं देखे हैं? बताओ जल्दी से। अरे गोलमाल मूवी में देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे? अरे नहीं देखे तो देखिएगा। ठीक है, तुषार कपूर को उठा करके बैठा देते हैं वो लोग तवा पे, तो वो उछलने लगता है, राइट। तो वैसे ही समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो कंडक्टर है, ठीक है, मतलब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तुषार कपूर है, और तुषार कपूर को तवा के ऊपर बैठा दिया गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स को तवा के ऊपर बैठा दिया गया, यानी ये क्या, इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो उछलने लगेगा, राइट। तो उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा, किसी ने अभी ये वर्ड यूज किया कि एटम्स का जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन यानी कि वो जो टकराने का स्थिति होगा, जो टकराता है वो ज्यादा जोर से भागने लगेगा। इलेक्ट्रॉन जब उछलने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो जाएगा, हाँ वही समझ लो, तुषार कपूर इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू तुषार कपूर, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन उछलेगा तो दोनों का टकराने का, दो इलेक्ट्रॉन्स के टकराने का टाइमिंग क्या हो जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा? सोचो कि अगर कोई फास्ट मूव करने लगा, अभी मान लो ये मेरे दो हैंड्स है, ठीक है, ये टच हो रहे हैं, एक दूसरे से टच हो रहे हैं, अभी मैं इसको फास्ट मूव करने लगूं, तो टाइम क्या कम लगेगा इसको टकराने में या बढ़ेगा? टाइम घटेगा या बढ़ेगा? सो बताओ। टाइम डिक्रीज होगा। टाइम डिक्रीज होगा, क्या आप लोग इससे समझ पा रहे कि इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। क्या ये समझ पा रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम था, टकराने का टाइम था, वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलो अभी देखो, बताओ तो जरा सा, याद करो तो कि रो इज इक्वल्स टू हमने बाबू वैल्यू निकाला था ना, m/n² टाउ, याद करो। रो की वैल्यू थी m/n² टाउ, और आर की जो वैल्यू है वो है रो L/A। अब बताओ, टाउ घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो रो क्या होगा, रेसिस्टिविटी क्या होगी, ये बताओ। टाइम घटने पे रेसिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज कैसे होगा कुंदन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाउ डिक्रीज तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी, और रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेसिस्टेंस के साथ क्या होगा? जवाब नहीं आ रहा सबका? इंक्रीज, ठीक है। तो इसी से हम लोगों को कोरिलेट करना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो वाइब्रेशन बढ़ने पे आपका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होने पे रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, रेसिस्टिविटी इंक्रीज होने पे रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसका जस्ट ऑपोजिट सोच के देखते हैं। ऑपोजिट हम लोग सोच के देखते हैं कि क्या होगा। देखो अगर किसी ने मूवी देखा होगा
तो मूवी में ये भी देखा होगा कि उनको तुषार कपूर को पहले तवा में बैठाया था, फिर उठा करके जब उसका मतलब कि उछलने लगा, वो उसको जल गया, तो उसको उठा करके बर्फ में ले जाकर के बैठा दिया था। तो बर्फ में बैठा दिया ले जाकर के, तो वो रिलैक्स फील करने लगा, राइट। सेम चीज यहाँ पे करेंगे। अब सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे। अब टेम्परेचर घटाने पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो फास्ट फास्ट टकरा रहे थे वो धीरे धीरे मूव करने लगेंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे, तो वो क्या करने लगेंगे, धीरे धीरे मूव करने लगेंगे। और धीरे धीरे मूव करने लगेंगे तो आप लोग बताओ रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा या घटेगा? सोच के बोलो। इलेक्ट्रॉन्स रिलैक्स हो चुके हैं, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। चलिए ठीक है, फिर से सोचिए सौरभ, डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा। रिलैक्सेशन टाइम विल इंक्रीज, क्योंकि वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, यानी कि टकराने में ज्यादा समय लगेगा। रिलैक्सेशन टाइम विल इंक्रीज। ओके ठीक है, चलो अब बताओ, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज कर गया यानी टाउ इंक्रीज कर गया, तो जब टाउ इंक्रीज कर गया तो रेसिस्टिविटी क्या होगा? सोच के बोलिए बंटी, फिर क्या आप उल्टा बोल रहे हैं यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सोचो। रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ गया दैट मींस रेसिस्टिविटी घट जाएगा, और जब रेसिस्टिविटी घट जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? और रेसिस्टिविटी घट जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? चलिए, तो क्या सबको ये क्लियर है? सबको ये क्लियर है? तो चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आएगा तो आप लोग कर लोगे? अगर एक्सप्लेनेशन आएगा तो आप लोग कर लोगे? चलो, मैंने एक यहाँ पे लिख दिया, और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, so relaxation time decreases and resistivity increases, so resistance increases। मैंने बहुत शॉर्टकट में निपटाया है, बट इसको प्रॉपर अगर जैसा मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसको एक्सप्लेन